सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश में। तो कंपनी का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और इसी ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में। अच्छा, भूतापीय ऊर्जा आप समझते हो ना, जियोथर्मल एनर्जी, ये वो ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा यानी कि एनर्जी से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी, जैसे कि हमने यूं समझो, पृथ्वी के अंदर एक साइड से मैं पानी डाल रहा हूं और वो पानी पृथ्वी के अंदर की गर्मी से गर्म होता है और दूसरी साइड से भाप बन के निकलता है। अब उस भाप का, उस स्टीम का मैं उपयोग करता हूं टरबाइन को घुमाने में और टरबाइन के आगे लगा दूंगा जनरेटर, तो मुझे मिल जाएगी बिजली। तो मैंने बिजली बना ली, किसका उपयोग करके? पृथ्वी के अंदर की गर्मी का उपयोग करके, जियोथर्मल एनर्जी। और इससे क्या CO2 का कोई एमिशन हो रहा है क्या? कोई उत्सर्जन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये किस तरह की ऊर्जा हो गई? अक्षय ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हो गई, जिसे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हो अंग्रेजी में। और नोट कर लो, भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतापीय स्थान कौन सा है? पूगा घाटी, लद्दाख। यहीं पर भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। और ये पूगा घाटी, पूगा वैली प्रश्न एग्जाम में भी आ चुका है, तो याद रखना, ये आपको मिलेगा लद्दाख में। वैसे भूतापीय ऊर्जा में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो आंसर होगा अमेरिका का। अच्छा, इस कंपनी की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना प्रोजेक्ट का स्थापित करने के भी इसने घोषणा की आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना होती है दिसंबर 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके CEO हैं अखिलेश कुमार दीक्षित। इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, इस कंपनी का प्रोडक्ट आपके घर पे जरूर आया होगा जब भारत सरकार ने उजाला योजना शुरू की थी। जनवरी 2015 की ये बात है। तो उजाला, उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जिसका उद्देश्य था सस्ती LED लाइटें उपलब्ध कराना। और इसी कंपनी को उजाला योजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया था। तो उस बल्ब पे या उसके पैकेट पे जरूर लिखा हुआ था EESL। तो इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस प्रश्न को ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? नाम क्या है? तो आंसर होगा वायुपुत्र। तो चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया है और उसको नाम दिया है वायुपुत्र। और इस रॉकेट की खासियत क्या है? ये पारंपरिक ठोस ईंधन की जगह विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली से चलेगा, जिससे शून्य उत्सर्जन होगा, मतलब एमिशन नहीं होगा। और इस रॉकेट को 3D प्रिंटिंग तकनीक से कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है, जिससे ये हल्का और दोबारा इस्तेमाल करने योग्य है। और इसका नाम वायुपुत्र है, ये आप ध्यान में रखना। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट, मतलब इसमें बैटरी लगी होंगी। अच्छा, इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपको और कराता हूं। अगर पूछे भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है, तो विक्रम-S है। इसको स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया था, जो हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड स्थापित किया था अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। कहां पर? श्रीहरिकोटा में ही। अग्निकुल कॉस्मोस ये चेन्नई की कंपनी है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगी कौन? अनंत टेक्नोलॉजी कंपनी, ये हैदराबाद की कंपनी है। जैसे कि स्टारलिंक का है ना, सैटेलाइट से वो इंटरनेट दे रहा है, तो उसी तरह से ये भी करेंगे। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन, इसको बनाया, इसका नाम है धवन-1। किसने बनाया? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पर खुला है? चेन्नई में। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही खोला है। यहाँ पे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनेंगे। और भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये भी याद रखना, विक्रम-32 इसका नाम है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में रिवाइज करवाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की? तो आंसर होगा हॉकी। तो भारतीय हॉकी महासंघ
जिसकी स्थापना होती है 7 नवंबर 1925 को, और अभी 7 नवंबर 2025 को इसे पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। और इसी कारण हमारे जो खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने इसके 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह की घोषणा की थी, और इसका आयोजन अभी हो चुका है 7 नवंबर 2025 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो याद रखना, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 नवंबर 1925। लेकिन 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ और भारतीय महिला हॉकी महासंघ का विलय करके हमने एक नई संस्था बना दी, उसको नाम दिया हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया, स्थापना इसकी 2009 हम बोलते हैं, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की वर्तमान में। तो ये आप ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हॉकी से बता दूं, जैसे कि ओलंपिक में अभी तक भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 1928 से लेके 1956 तक लगातार 6 बार हमने हॉकी में गोल्ड जीता। और ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है भैया कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार गोल्ड जीते? 8 बार गोल्ड जीते। आप जानते हो हमारे हॉकी के महान जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, इसीलिए उनकी जयंती को 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, भारत ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीता? तो मात्र एक बार जीता है, 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में जीता था। वैसे अभी वर्तमान में मेंस हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फिल्टन, साउथ अफ्रीका से हैं, और वुमेन्स हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह, वो तो भारतीय है। हॉकी टीम में प्लेयरों की संख्या याद रखना कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था, शायद कल परसों ही पढ़ा था, वंदे भारतम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको भी पूरे 150 वर्ष हो चुके हैं। 150वीं वर्षगांठ अभी मनाई थी 7 तारीख को ही, 7 नवंबर को ही। और किसने लिखा उसे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब? 7 नवंबर 1875 में। और सबसे पहले उन्होंने, उनका उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इसको लिखा था। और पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसको गाया गया था? 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। जिस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सियानी ने। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक और पॉइंट नोट करना, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? सबसे पहले अरविंद घोष ने। कब? 1909 में, और इसे कर्म योगिन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तो ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, और बाकी आज का ये प्रश्न हो गया। दोनों ध्यान में रखना, कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया, उसका नाम क्या है? आंसर होगा फुजियन। तो अभी चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियन को नौसेना में शामिल कर लिया है। यह अब तक का उसका सबसे उन्नत और आधुनिक युद्ध पोत बताया जा रहा है। वैसे चीन का जो पहला विमान वाहक पोत था वो था लियाओनिंग, 2012 में शामिल हुआ था। दूसरा था शेडिंग, दूसरा था शेडोंग, 2019 में शामिल हुआ था। और अब तीसरा बन गया फुजियान। और आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम से लैस पहला चीनी वाहक है। भारत के पास भी 2 विमान वाहक पोत है। पहला आईएनएस विक्रमादित्य था, जिसको रशिया ने बनाया था, रशिया ने दिया था। दूसरा आईएनएस विक्रांत है, ये हमारा खुद का है, हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आप कह सकते हो। 2022 में ये शामिल हुआ था। इसका निर्माण किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। लेकिन प्रश्न में तो हम चीन की बात कर रहे हैं, तो ले चलते हैं आपको चीन। ये रहा मैप में चाइना। देखो, चीन की कैपिटल बीजिंग होती है। यहीं पर आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी रेनमिन हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा अभी चीन के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार मिला था। कौन देता है ये अवार्ड? यूनेस्को देता है। और अभी 2025 में 25वां एससीओ समिट को होस्ट किया चीन ने। 12वां वर्ल्ड गेम्स 2025 ये हुआ कहाँ पे? चीन में, चीन के चेंगडू शहर में। अगला जो होगा 13वां एडिशन 2029 में जर्मनी में होगा। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हुए थे चीन में ही, चीन के बीजिंग में, ये हमने देख ही लिया। और 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये भी हुआ था हांगझोउ चाइना में। उसमें टॉप 3 कंट्री हैं, पहले पे चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू, ये हड्डी को चिपकाने वाला एक पदार्थ है, इसको बनाया था, जो टूटी हुई हड्डी को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ देता है। और गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा चाइना, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस
इक्षक का जलावतरण कहां पर किया? तो आंसर होगा कोच्चि। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने इक्षक नाम से एक नया सर्वेक्षण जहाज लॉन्च किया है, जो कि सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का तीसरा जहाज है। इसे इंडियन नेवी की दक्षिणी कमान में शामिल किया गया। कहां से? कोच्चि से। और इसका काम होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, जिसका निर्माण किया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में जो है। अच्छा, इस श्रेणी के पहले दो पोत कौन से थे? अगर ये तीसरा है तो इससे पहले के दो कौन से हैं? तो याद रखना, आईएनएस संध्याक है और दूसरा है आईएनएस निर्देशक। और हाइड्रोग्राफिक शिप या हाइड्रोग्राफिक पोत क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का जहाज होता है जिसका उपयोग समुद्र के पानी के नीचे की गहराई, तट रेखा और अन्य विशेषताओं का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक पोत है। नाम याद रखना, आईएनएस इक्षक है और इसको अभी नौसेना में शामिल किया गया। कहां से? कोच्चि से। ठीक है, ये 2-3 मेन पॉइंट यहां से निकलते हैं, वो याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में जल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इसे औपचारिक रूप से सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन ये कहा जाता है। इसे 1992 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था, मतलब हस्ताक्षर किए गए थे, और 1996 में ये प्रभावी हुआ। यह मूल रूप से यूरोप के लिए एक क्षेत्रीय समझौता था, लेकिन 2016 में इसे सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए खोल दिया गया, मतलब कोई भी इसमें अब शामिल हो सकता है। और उद्देश्य क्या है बताया मैंने आपको, सीमा पार जलमार्गों को साझा करने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, संघर्षों को रोकना, शांति को बढ़ावा देना। और अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश इसमें शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया। एक्चुअली में बांग्लादेश जो है ना, ये लगभग पूरी तरह से सीमा पार की नदियों पर निर्भर है, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया। ये भारत चीन के साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन साझा करता है और उसे लगता है कि उसे इन नदियों से कम पानी मिल रहा है, उसे और ज्यादा चाहिए। हम कहते हैं कि भैया जो मिल रहा है वो सही है, हम आपको कम नहीं दे रहे हैं, अगर हम आपको और ज्यादा दे देंगे तो फिर हमारे यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो इसी बात पे हमारा और उसका विवाद हो रहा है और इसी विवाद को हल करने के लिए बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ। अब मैं आपको बांग्लादेश भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी है टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोहम्मद यूनुस, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और भारत जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के ढाका में ही बिम्स्टेक का आपको मुख्यालय भी मिल जाएगा। कुछ और प्रश्न देखिए बांग्लादेश से। तो भारत सरकार ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया था, केवल नेपाल और भूटान के लिए इसको छूट दे रखी है। बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है थाईलैंड से। उसके अलावा 8 अगस्त को हर साल नया बांग्लादेश दिवस भी यहाँ पे घोषित किया गया था और 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस यहाँ पे घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट है बांग्लादेश से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका 17th एडिशन हुआ। ये 5 से लेकर 7 नवंबर तक कहां पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसका आयोजन किया गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे कहा भी गया था कि भारत में तमिलनाडु की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, 11.9%। आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये कहां पर बनेगा? शिलोंग में। कुछ और सम्मेलनों की बात करें तो 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 ये हुआ था विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और सरदार पटेल जी के जो बड़े भाई रहे विट्ठल भाई पटेल, याद रखना, वे केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में। सॉरी, ये होगा 2026 में होगा, भी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ था। उसके अलावा 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये हुआ ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। 5वां आसियान भारत यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ दिल्ली में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था।
तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ ईटानगर में, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस हुआ बंगलुरु कर्नाटक में। पांचवा वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस हुआ कोच्चि केरल में, ये पहली बार था जब भारत में हुआ। पांचवा राजभाषा सम्मेलन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा राजस्व खुफिया निदेशालय। तो ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन ये राजस्व खुफिया एजेंसी के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। इसका उद्देश्य है गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना जो मादक पदार्थों का निर्माण करती है। अच्छा, मादक पदार्थ आपने बहुत बार सुना होगा, क्या होता है? एक ऐसी दवा आप कह दीजिए जो इंद्रियों को सुस्त कर देती है, दर्द से राहत देती है और बेहोशी या उत्साह पैदा करती है, यानी कि नशा आप कह सकते हो एक तरह से। तो अभी राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने इस ऑपरेशन के तहत अभी गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मार करके बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पे अवैध रूप से अल्प्राजोलम ड्रग का निर्माण हो रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय की बात करें, स्थापना होती है दिसंबर 1957 में। ये भारत सरकार की एक खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, या आप कह सकते हो कि तस्करी रोधी मामलों की एक प्रमुख एजेंसी है। मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिलेगा और डायरेक्टर जनरल है अभय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? तो आंसर होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार गिद्धों पर आकलन और निगरानी रिपोर्ट जारी किया, और इसमें बताया कि भारत में गिद्धों के सर्वाधिक घोंसले मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं, लगभग 63% यहीं पर है। और साथ में यह भी बताया कि भारत में गिद्धों की जनसंख्या में 70% की गिरावट आई है, मतलब 70% घोंसलों की जगह पर अब गिद्ध नहीं पाए जाते हैं। घोंसले तो हैं लेकिन गिद्ध नहीं है। देखो, गिद्धों से संबंधित इसी तरह का एक प्रश्न एग्जाम में आया था कि भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त होने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना। और आपने पढ़ा होगा इस तरह के हमने 2 फैसले लिए थे, मतलब ये दवाओं को देना बंद किया था, क्योंकि ये दर्द निवारक जो हम पशुओं को दवाएं देते हैं जब पशु मर जाते हैं और उनको ये गिद्ध खाते हैं, तो वो दवा इनके लिए हानिकारक है। कौन कौन सी वो दवाएं थी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखो, गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये आपको मिलेगा महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस याद रखना 7 सितंबर को। और ये याद रखना, भारत में पहली बार हिमालयन गिद्ध का कैप्टिव में जन्म हुआ था। कहाँ पर? असम में। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंसर होगा गिद्ध। और वो दवाएं कौन सी थी? निमेसुलाइड और डाइक्लोफेनेक, ये 2 दवाएं थी। मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य बन गया है, राज्य है। और अभी असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। तो गिद्ध से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया? तो आंसर होगा आर्टिकल 22। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ये नियम सभी अपराधों पर लागू होता है और गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे के भीतर लिखित और समझने योग्य स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में कहां पर है? आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5। और 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया। स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जेकानिया। पहली महिला जज फातिमा बीवी रही, निधन हो चुका है। पद्म भूषण इनको दिया गया था 2024 में। सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे वाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे। ये 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। 7 साल 4 महीने तक का इनका कार्यकाल था। सबसे कम कार्यकाल रहा था कमल नारायण सिंह का, 22वें नंबर के थे, मात्र 17 दिनों के लिए प्रश्न आया भी था एग्जाम में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। अभी 52 नंबर के हमारे थे बी आर गवई,
लेकिन अब 53 नंबर के सूर्यकांत बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य होता है यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता का निधन हो गया, नाम क्या है? जेम्स डी वॉटसन। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को। एसएस इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम है मंत्र आसन। वंदे भारतम की अभी 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? 7 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ? भारत में। और भारतीय वायुसेना की 93rd नंबर की वर्षगांठ समारोह का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल वीएस। और हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 में टॉप पर फिर से रहे शिवनादर। और आखिरी प्रश्न पूछा वर्ल्ड आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया था? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।